हेलो। तो यदि आप क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास 10 की सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद की कुछ क्वेश्चन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो आप इस वीडियो को पूरा पूरा देखें। ये वीडियो सभी बोर्ड के लिए है, चाहे जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो। सभी में एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। जो चैप्टर लगभग लगभग सब में सेम ही होते हैं। ये जो चैप्टर है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है राष्ट्रवाद। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को हम क्या कहते हैं, तो राष्ट्रवाद कहते हैं। अब राष्ट्रवाद का मतलब होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है जब किसी देश के लोग समय को एक साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा और परंपरा से जुड़ा मानते हैं और अपने देश के प्रति गर्व महसूस करते हैं, तो इस भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यही भावना आगे चलकर राष्ट्र निर्माण में सहायक बनती है। तो आप इसको याद रखिए, राष्ट्रवाद का मीनिंग। राष्ट्रवाद कभी पूछता है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है वह राज्य जहाँ राजनीतिक सत्ता और सांस्कृतिक सत्ता मिलकर शासन करती है उसे क्या कहते हैं। वह राज्य जहाँ राजनीतिक सत्ता और सांस्कृतिक सत्ता मिलकर शासन करती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र राज्य। उसको कहते हैं हम राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य का मतलब क्या होता है, तो राष्ट्र राज्य वह राज्य होता है जहाँ लोग समान भाषा, संस्कृति और इतिहास साझा करते हैं और सांस्कृतिक सत्ता जनता की इच्छा से चलती है। राष्ट्र राज्य का मतलब समझ गए आप लोग। तो कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि राष्ट्र राज्य से आप क्या समझते हैं, राष्ट्र राज्य क्या है, इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर है मैजिनी। मैजिनी ने की। जोसेफ मैजिनी इटली के एक महान राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने इटली को एकीकृत करने के उद्देश्य से यंग इटली की संगठन की स्थापना किया। तो सभी क्वेश्चन का आंसर का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पर विस्तार से बताया हुआ है। आप यहाँ बता सकते हैं। जैसे कभी कभी पूछता है कि जोसेफ मैजिनी जो थे से कौन थे, तो एक इटली के एक महान राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने एकीकृत करने के लिए उद्देश्य से यंग इटली की संगठन की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यंग यूरोप संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। यंग यूरोप संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैजिनी। मैजिनी ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना फैलाने के लिए यंग यूरोप की स्थापना किया था। ठीक है, तो मैजिनी ने किया था, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेटरनिख किस देश के चांसलर थे। मेटरनिख किस देश के चांसलर थे। तो इसका आंसर सी है, ऑस्ट्रिया। मेटरनिख जो थे ऑस्ट्रिया का शासक थे, वहाँ का चांसलर थे ऑस्ट्रिया का। ठीक है, तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था और वह राष्ट्रवाद तथा लोकतंत्र का घोर विरोधी था। ठीक है, पूछता है कभी कभी कि जो मेटरनिख है वो कहाँ का चांसलर था, तो कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का। और वो मतलब कौन था, तो वह कैसा था पूछता है, तो वह राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का घोर विरोधी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेपोलियन। नेपोलियन को पराजित करने वाले देशों का समूह कौन सा था। नेपोलियन को पराजित करने वाले देशों का समूह कौन सा था। तो इसका आंसर डी है, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। नेपोलियन को पराजित करने वाले देश कौन कौन थे, तो ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। इन चारों शक्तियों ने मिलकर यूरोपियन नेपोलियन की सेनाओं को पराजित किया और यूरोप की राजनीति बदली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति को में देखने को मिलती है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति में देखने को मिलती है। तो इसका आंसर है बी, फ्रांसीसी क्रांति में देखने को मिलती है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में राष्ट्र, नागरिक और देशभक्ति की भावना
पहली बार स्पष्ट रूप से उभरी। ठीक है, तो क्रांति कब हुआ था? 1789 में। आप इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नेतृत्व किसने किया? तो इसका प्रमुख जो नेतृत्व किया था से बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑटो वॉन बिस्मार्क इसका पूरा नाम है, ने युद्ध और कूटनीति के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण किया। कभी कोई पूछता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो इसने किया था ऑटोन बिस्मार्क ने। इसका पूरा नाम ऑटोन बिस्मार्क है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभाजित था? 19वीं सदी से पहले के मध्य मतलब पूछ रहा है इटली कितने राज्यों में विभाजित था? तो इसका सही आंसर है 7 राज्यों में विभाजित था। इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से कुछ विदेशी शक्तियां के अधीन था, मतलब किसी और के कब्जे में था। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जर्मनी के एकीकरण का नायक किसे माना जाता है? जर्मनी के एकीकरण का नायक किसे माना जाता है? इसका आंसर सही है बिस्मार्क। बिस्मार्क को माना जाता है। ठीक है, बिस्मार्क की नीतियां के कारण ही 1871 में जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। इसी की नीति के कारण का हुआ था 1871 में जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है 1832। कब हुआ था? 1832 में। इस संसद का उद्देश्य जर्मनी के लिए संविधान बनाना था। ये जो बैठक वर्ष किस लिए हुआ था? इस जो संसद का उद्देश्य था जर्मनी के लिए संविधान बनाना उद्देश्य था इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस क्रांति में महिलाओं और मजदूरों को की सक्रिय भागीदारी रही? तो आंसर बी, फ्रांसीसी में महिलाओं की और मजदूरों की सक्रिय भागीदारी रहा। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं और मजदूरों ने समान अधिकार की मांग किया था। इसको भी याद रखिएगा कि पूछता है यहाँ पूछता है क्वेश्चन कि किस क्रांति में महिलाओं और मजदूरों ने समान अधिकार की मांग किया था? तो किसने मांग किया था? तो फ्रांसीसी क्रांति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्लैक शर्ट्स शर्ट्स किस आंदोलन से जुड़े थे? ब्लैक शर्ट्स किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर है इटली। किससे जुड़े हुए थे? तो इटली से। ब्लैक शर्ट्स इटली के फांसीवादी आंदोलन से जुड़े संगठन थे। ठीक है, पूछा कि जैसे ब्लैक शर्ट्स कौन था? तो इटली के फांसीवादी आंदोलन से जुड़ा एक संगठन था। अगला क्वेश्चन नंबर 14, काबूल इटली के किस राज्य से संबंधित है? ये आपको संबंधित है सार्डिनिया से। सार्डिनिया से संबंधित है। काबूल सार्डिनिया राज्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रवाद में साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति किस भावना को जन्म देती है? राष्ट्रवाद में जो है साझा इतिहास, भाषा हो चाहे सांस्कृतिक हो की भावना किस को जन्म देती है? तो इसका आंसर है एकता। एकता को जन्म देती है। समान परंपराएं लोगों को जोड़ती है और एकता की भावना पैदा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उदारवाद उदारवाद का मुख्य संबंध किससे था? इसका मुख्य संबंध था स्वतंत्रता से, फ्रीडम से। ठीक है, उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोर देता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मतलब इसका संबंध डायरेक्ट फ्रीडम से था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वह विचारधारा जो राष्ट्र की एकता और पहचान पर आधारित होती है उसे क्या कहते हैं? वह विचारधारा जो राष्ट्र की एकता और पहचान पर आधारित होती है तो उसे कहते हैं हम राष्ट्रवाद। उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। ठीक है, कभी एग्जाम पूछता है कि राष्ट्रवाद राष्ट्र को क्या मानता है? तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है, मतलब सबसे ऊपर मानता है। अगला क्वेश्चन, मार्सिज किस देश के राष्ट्रीय गीत है? मार्सिज किस देश के राष्ट्रीय गीत है? तो ये आपको फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। यह गीत फ्रांस क्रांति का प्रतीक है, उस समय गाया गया था इसको। ये जो गीत है मार्सिज फ्रांस क्रांति का एक प्रतीक है। प्रतीक पूछता है कभी कभी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? ये जो नीति है बिस्मार्क ने अपनाई थी।
नीति को किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने युद्ध और शक्ति से जर्मनी का एकीकरण किया था। कभी कभी पूछता है कि एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? किसने किया था? बिस्मार्क ने। इसने किस नीति को अपनाया था? तो ये बिस्मार्क ने युद्ध और शक्ति से जर्मनी का एकीकरण किया था, है ना। ये जो नीति अपनाया था कौन सा नीति था? तो रक्त और लौह नीति था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव किस प्रमुख रूप से किस देश पर पड़ा? फ्रांस की क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किस देश पर पड़ा? इसका सही आंसर है जर्मनी। इसका सही आंसर है जर्मनी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के विचार फैलाए। इन विचारों का सबसे गहरा प्रभाव जर्मनी पर पड़ा, जहां लोग निरंकुश शासन के विरुद्ध संगठित होने लगे और एकीकरण की भावना मजबूत हुई। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यंग इटली और यंग यूरोप संगठनों की स्थापना किसने किया? तो मैजनी ने। किसने किया था? मैजनी ने। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना मैजनी ने किया था। जोसेफ मैजनी एक कट्टर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने इटली और यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने के उद्देश्य से यंग इटली और यंग यूरोप की नामक संगठन की स्थापना किया। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वियना सम्मेलन कांग्रेस ऑफ वियना कब आयोजित किया गया था? वियना सम्मेलन कांग्रेस ऑफ वियना कब आयोजित किया गया था? यह आपको किया गया था 1815 में। कब किया गया था? 1815 में। नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की पुरानी राजशाही व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। इसका नेतृत्व मेटरनिख ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, डेट को आप 1815 का। अगला क्वेश्चन, यूरोप का सर्द दिमाग या यूरोप का चौकीदार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था? यूरोप का सर्द दिमाग या यूरोप का चौकीदार किसे कहा जाता था? तो मेटरनिख को। किसे? मेटरनिख को। मेटरनिख राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का विरोधी था। वह यूरोप में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने का कार्य करता था, इसलिए इसे यह उपनाम दिया गया था। ठीक है। इसे पूछा कि आखिर में वो जो नाम उपनाम जो दिया गया था मेटरनिख किस लिए दिया गया था, यह कारण लिख सकते हैं आप। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विक्टर इमैनुअल द्वितीय किस देश के राजा बने? विक्टर इमैनुअल द्वितीय किस देश के राजा बने? इसका सही जवाब है इटली। इटली के राजा बने थे। इटली के एकीकरण के बाद विक्टर इमैनुअल द्वितीय को संयुक्त इटली का पहला राजा घोषित किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का प्रमुख क्षेत्र कौन सा बना? 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का प्रमुख क्षेत्र कौन सा बना? जिसका सही जवाब है बाल्कन क्षेत्र। सी, बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र में विभिन्न जातीय समूह रहते हैं। यहाँ राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, जातीय संघर्ष के कारण तनाव बढ़ा, जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था। जैसे कभी पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या बना था, यही आप इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आज के लिए बस 25 ही क्वेश्चन था। बाकी मिलते हैं इसके अगले पार्ट 2 में। 25 क्वेश्चन और है इसके, इस चैप्टर से 50 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। आज 25 क्वेश्चन इस वीडियो में, अगली वीडियो पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन और आएंगे, तो आप देखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।